स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाउ यहाँ पे इस चैप्टर का नाम बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 4 मार्क्स का उसका वेटेज है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है और स्वेट इक्विटी शेयर दैट इज़ टू 4 मार्क्स। सो चैप्टर नंबर 10 इज़ योर सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ब्रैकेट रेगुलेशन 2002। अच्छा, अभी लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट तो तुमको लोग को समझना चाहिए कि बेटा स्वेट इक्विटी शेयर एंड ईसॉप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि स्वेट इक्विटी शेयर और ईसॉप में क्या डिफरेंस है। स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है वो आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही देते हो, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को ही देते हो। जैसे आप प्रमोटर्स को दे सकते हो, आप डायरेक्टर्स को दे सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर को दे सकते हो जो बहुत मेहनत करता है। देख, नाम बोल रहा है बेटा स्वेट, ठीक है, नाम बोल रहा है स्वेट, मतलब जो स्वेट बहाएगा, जो कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा, वैल्यू एडिशन करके देगा कंपनी को, उसको ही स्वेट इक्विटी शेयर मिलेगा। एंड ईसॉप क्या होता है ना, ईसॉप एक स्कीम होता है, एक स्कीम है जो यूनिफॉर्मली सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बना है। सपोज एक्स एक एम्प्लॉई है जो फर्स्ट क्लास है, उसको भी ईसॉप मिलेगा। वाई एम्प्लॉई है वो सेकंड क्लास है, उसको भी ईसॉप मिलेगा। जेड एम्प्लॉई है वो थर्ड क्लास है, उसको भी ईसॉप मिलेगा। सो ईसॉप तो बॉस किसी को भी मिलेगा बिकॉज इट इज़ अ स्कीम यूनिफॉर्मली मेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है। बट स्वेट इक्विटी शेयर एज अ नेम implies, स्वेट इक्विटी शेयर एज अ नेम implies, sweat equity share is being given only and only to the person जो तुम्हारे कंपनी में वैल्यू एडिशन करता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल किरण एंड अनुपम, ठीक है, किरण एंड अनुपम 2 जन हैं मेरे कंपनी में जिन लोगों ने रिसर्च करके मेरे यहाँ पे कैंसर का मेडिसिन बनाया। आई एम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो मेरे कंपनी के लिए कैंसर का मेडिसिन बनाया। अभी तुम सोचो, अगर वो कैंसर का मेडिसिन उन लोगों ने मुझे बना के दिया, रिसर्च करके दिया, और वो रिसर्च पेपर्स मेरी कंपनी को दिया, आई एम सिप्ला सपोज, तो रिसर्च पेपर्स मेरी कंपनी को दिया, तो अभी तुमको क्या लगता है कि ऑब्वियसली मेरी कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा क्या? मैं लेके जाऊंगी वो पेपर्स, मैं पेटेंट कराऊंगी, सिप्ला के नाम पे पेटेंट होगा। सो इन शॉर्ट इन लोगों ने मुझे पेटेंट दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है पेटेंट, ठीक है। मेरी कंपनी के लिए कुछ प्रॉफिट मेकिंग कुछ किया है, कुछ वैल्यू एडिशन किया है, तो सबको तो मैं नहीं दूंगी ना स्वेट इक्विटी शेयर। सुशांत ने कुछ नहीं किया तो उसको नहीं दूंगी, रिया ने कुछ नहीं किया उसको नहीं दूंगी, दीपिका ने कुछ नहीं किया उसको नहीं दूंगी, बट किरण ने किया, यस उसको दूंगी, अनुपम ने किया उसको दूंगी मैं। तो मैं उन लोगों को दूंगी जिन्होंने मेहनत किया मेरी कंपनी के लिए, जिन्होंने स्वेट बहाया और मेहनत किया, उनको ही मैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू करूँगी। मतलब इट इज़ नॉट गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज़, इट इज़ गिवन टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो मेरी कंपनी में वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू एडिशन करेगा मेरी कंपनी में, या तो मेरी कंपनी को टेक्नोलॉजिकल नो हाउ देगा। जैसे आईटी इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ होता है, ठीक है, कोई हार्डवेयर बना के देगा या कोई सॉफ्टवेयर बना के देगा। सो टेक्निकल नो हाउ मेरी कंपनी को वो देगा, या तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मुझे देगा। दैट इज़ देन ओनली आई विल इशू स्वेट इक्विटी शेयर। एवे ही मैं इशू नहीं कर दूंगी स्वेट इक्विटी शेयर सबको, ठीक है। बट ईसॉप जो होता है ना, ईसॉप वो एक स्कीम होता है जो यूनिफॉर्मली सारे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ठीक है। वेदर इट बी फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय, वेदर इट बी सेकंड क्लास एम्प्लॉय, वेदर इट बी थर्ड क्लास एम्प्लॉय, बॉस यू आर माई एम्प्लॉय, यू आर एलिजिबल फॉर ईसॉप, बात ख़त्म। But you will not be eligible for sweat equity share unless and until you do some value addition, ठीक है, to my company. So let's start. हाँ, but ऐसे देखा जाए तो ESOP and sweat equity both
आर अ मैकेनिज्म टू रिटेन द एम्प्लॉयज़। बॉस तूने मेरे कंपनी के लिए अच्छा काम किया, एज एन अप्रिसिएशन मैं तेरे को स्वेट इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, या एज एन अप्रिसिएशन मैं तेरे को ईसॉप दे रहा हूँ। ईसॉप में एंड स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू करोगे ना, तो कैसा होगा ना, एम्प्लॉय को फीलिंग आएगा दैट दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, बराबर। तो दे विल फील दैट दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। सो जब भी वो ओनर होते हैं ना अपनी कंपनी के लिए, खुद की कंपनी के लिए काम करने का मज़ा ही अलग होता है। दे विल फील लाइक दैट, ठीक है। इसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड ईसॉप इशू करते हैं जस्ट टू रिटेन द एम्प्लॉयज़। सो अगर तुम मेरा नेक्स्ट स्लाइड देखोगे ना, इट इज़ जस्ट रिटेंशन ऑफ मैकेनिज्म के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं, वन इज़ ईसॉप एंड वन इज़ स्वेट इक्विटी शेयर। Today we are not going to concentrate on ESOP. Today we are going to just learn about sweat equity share, because we are learning about sweat equity share regulations. I hope I am clear till now. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं with next। ये देखो, अगर तुम लोगों ने ये स्लाइड दिख रहा है, congrats in recognition of your good work the company wants to give, see in recognition of your good work, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर देना है। तो एम्प्लॉय बोलता है थैंक यू फॉर बिलीविंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द कंपनी। तो वो यहाँ पे कौन किसको इशू कर रहा है स्वेट इक्विटी शेयर? एम्प्लॉयर इशू कर रहा है। किसको इशू कर रहा है? एम्प्लॉई को इशू कर रहा है फॉर डूइंग द गुड वर्क। गुड वर्क मतलब दैट इज़ वैल्यू एडिशन, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी कंपनी को दिया, या तो राइट्स टेक्निकल नो हाउ मेरी कंपनी को दिया, कुछ भी दिया यार, दिया ना। तो मेहनत किया, स्वेट बहाया, पसीना बहाया, तो ऑब्वियसली बदले में तेरे को मैंने इक्विटी शेयर इशू किया। ओके चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आई होप तुमको डिफरेंस समझा है बिटवीन स्वेट इक्विटी शेयर एंड ईसॉप, ठीक है। प्लीज़, अभी तक काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि उन लोगों को डिफरेंस ही नहीं समझता है बिटवीन स्वेट इक्विटी एंड ईसॉप, बट ये पॉइंट्स पे आई होप क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्वेट इक्विटी एंड ईसॉप। आई होप। चलो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट वी विल डू स्वेट इक्विटी शेयर का डेफिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर? देखो स्वेट इक्विटी शेयर क्या लिखा है, मीन्स, आई एम सो सॉरी, मीन्स इक्विटी शेयर, मीन्स इक्विटी शेयर मतलब ऑब्वियसली कौन से शेयर्स है बेटा? इक्विटी शेयर्स है। कौन से शेयर्स है बेटा? इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय द कंपनी। ऑब्वियसली दिस इक्विटी शेयर आर इशूड बाय कंपनी, वो तो मैंने पहले भी बोला था। टू इट्स किसको इशू करते हैं? डायरेक्टर्स को इशू करते हैं और एम्प्लॉयज़ को इशू करते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टर्स को भी इशू कर सकते हो, आप एम्प्लॉयज़ को भी इशू कर सकते हो। ऑब्वियसली या तो फॉर कंसिडरेशन हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली डिस्काउंट देंगे। मतलब डिस्काउंट देंगे क्या मतलब मैम? 90 रुपीज़ का शेयर होगा, मार्केट वैल्यू अगर 90 रुपीज़ होगा, तेको मैं 80 रुपीज़ में दूंगी या तेको मैं 70 रुपीज़ में दूंगी। बट मैम अभी डिस्काउंट में तो शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है ना, कंपनी लॉ में सिखा हमने। बट स्वेट इक्विटी शेयर इज़ एन एक्सेप्शन टू इट, ठीक है। सो अगर आप कंपनी लॉ का सेक्शन देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि स्वेट इक्विटी शेयर यू कैन इशू एट डिस्काउंट, अलाउड है, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन इशू एट डिस्काउंट। सो यहाँ पे देखो एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं, या तो अदर देन कैश, मतलब हम लोग कैश नहीं लेंगे बदले में। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया किरण एंड अनुपम का। उन लोगों ने मेरी कंपनी को कैश नहीं दिया, उन लोगों ने मेरी कंपनी को रिसर्च पेपर्स दिए। सो जब भी उन लोगों ने मेरी कंपनी को रिसर्च पेपर्स दिए तो ऑब्वियसली वो रिसर्च पेपर के बदले में मैंने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है। समझ रहा है ना? स्वेट इक्विटी शेयर मैंने क्यों इशू किया? रिसर्च पेपर के बदले में। सो इन शॉर्ट उन लोगों ने मुझे कैश नहीं दिया, उन लोगों ने मुझे क्या दिया है? उन लोगों ने मुझे पेटेंट दिया है, दैट इज़ अदर देन कैश।
सो आई कैन इशू द स्वेट इक्विटी शेयर इन कैश ऑल्सो, मतलब 90 रुपीज़ का शेयर मैं 70 रुपीज़ में भी इशू कर सकती हूँ, ठीक है। 20 रुपीज़ में उसको बोलूँगी भाई बॉस तेरा फ़ायदा, क्यों फ़ायदा, क्योंकि तूने मेरी कंपनी में कुछ अच्छा काम किया, इसके लिए मैं तेको 70 में दिया जा, ठीक है। प्लस या तो मैं तेको मुफ्त में दे दूँगी, मतलब कैश मत दे, बट उसके बदले कुछ और दिया होगा, जैसे रिसर्च पेपर दिया होगा, या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ दिया होगा, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। इसके लिए हम लिखते हैं इट इज़ इशूड एट डिस्काउंट और फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग, क्यों दे रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न क्यों दे रहे हैं, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, कब से चला रही हूँ, टेक्निकल नो हाउ, और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और द वैल्यू एडिशंस, या तो कुछ भी वैल्यू एडिशन किया मेरी कंपनी में बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, सो डन विथ स्वेट इक्विटी शेयर। दिस डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज इन सेक्शन 2, ठीक है। कंपनीज एक्ट का, हाँ, कंपनीज एक्ट का सेक्शन एंड क्लॉज 88 ऐसे याद रखो, 2 फैट लेडीज 88 और स्वेट इक्विटी शेयर। आई होप एकदम क्लियर हुआ डेफिनेशन, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर का डेफिनेशन डन। अभी ये जो हम लोगों का रेगुलेशन है, स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2002, ये कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा? मैम आप क्या बात कर रहे हो, अगर सेबी के रेगुलेशंस है, अगर ये सेबी के रेगुलेशंस है तो ऑब्वियसली मैम आप बोल ही रहे हो ना, लिस्टेड कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर होगा नहीं, करेक्ट। इट विल बी एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी। तो एप्लीकेबिलिटी देखो बेटा, इट इज़ एप्लीकेबल टू विच कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो मैम नॉन एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनी। तो मैम अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे या कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली तुम्हारा कंपनीज एक्ट, तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आई होप ये क्लियर हुआ। अच्छा, नाउ अगर तुम्हारी कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड है, मैम प्रपोज टू बी लिस्टेड का मतलब क्या होता है? प्रपोज टू बी लिस्टेड का मतलब अभी लिस्ट नहीं हुआ है, लिस्ट करने वाले हो, लिस्ट करने वाले हो, मतलब यू आर कमिंग अप विथ IPO, राइट, मतलब यू आर गोइंग टू इश्यू शेयर्स एंड यू आर कमिंग विथ IPO। ऐसी कंपनीज के ऊपर ऑब्वियसली ICDR के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। सो डोंट वरी, विल डू इन फोर्थ चैप्टर पे ICDR के रेगुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि हावेवर अगर कोई भी कंपनी अनलिस्टेड है बट वो IPO लेके आ रहे हैं, कमिंग आउट फॉर IPO, मतलब दे आर गोइंग टू लिस्ट द सिक्योरिटीज, दे हैव टू फॉलो सेबी का ICDR के रेगुलेशंस। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। सो अभी तक मेरा क्या हुआ? अभी तक मेरा डेफिनेशन हो गया और स्वेट इक्विटी शेयर मेरा एप्लीकेबिलिटी हो गया। मतलब क्वेश्चन आएगा कि स्वेट इक्विटी शेयर के रेगुलेशंस कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो तुमको ये 2 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, एप्लीकेबिलिटी एज वेल एज नॉन एप्लीकेबिलिटी। 2 पैराग्राफ बना के पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ मैम आप किसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो? ऑब्वियसली आगे देखा ना, इधर डायरेक्टर्स को एंड एम्प्लॉयज़ को। अच्छा मैम प्रमोटर्स को कर सकते हो? हाँ, यू कैन इशू द शेयर्स टू प्रमोटर्स ऑल्सो। नाउ ये पॉइंट एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू कर सकती हूँ? मैं प्रमोटर्स को इशू कर सकती हूँ एंड इवन मैं डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रमोटर्स को इशू कर रही हूँ
तो मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% से ज़्यादा भी लोगों ने हाँ बोल दिया तो आप इशू कर सकते हो टू द प्रमोटर। बट अगर मैं डायरेक्टर एंड एम्प्लॉई को इशू करना चाहती हूँ तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आई हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। सो प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। प्रमोटर को करना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट लिखना इधर। फर्स्ट पॉइंट याद रखो, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एंड ईच इशू के लिए ईच रेजोल्यूशन चाहिए, ईच इशू सेपरेट रेजोल्यूशन, ईच इशू मतलब एक इशू में सेपरेट रेजोल्यूशन। अगर दूसरी बार इशू करना है तो वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अगर तीसरी बार इशू करना है वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, चौथी बार इशू करना है वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी बार आप इशू करोगे उतनी बार आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सो पहले सिंपल मेजॉरिटी प्लस ईच इशू मतलब एवरी इशू के टाइम पे आपको एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आपने बच्चा रेजोल्यूशन पास कर दिया, यू हैव टू कंप्लीट द होल प्रोसेस विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम पासिंग द रेजोल्यूशन। मतलब जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया उस दिन से विद इन 12 मंथ्स में आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर ख़त्म करना पड़ेगा। सो अगर तुम लोग को आया कि बॉस प्रमोटर्स के लिए, एक मिनट, हाँ मैं वापस एकदम क्लीन करके वापस एक बार लिखती हूँ सब चीज़। अगर आया प्रमोटर्स के लिए अगर आपको इशू करना है तो कौन से 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मेरे को सिंपल मेजॉरिटी याद चाहिए तुम्हारा, मतलब ये लाइन चाहिए, मुझे सिंपल मेजॉरिटी आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड मुझे चाहिए कि बॉस आपको ईच इशू सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब हर एक इशू के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। एंड थर्ड, जैसे आपने रेजोल्यूशन पास किया बेटा विद इन 12 मंथ्स आपको सारा प्रोसीजर काम ख़त्म करना चाहिए। डन, ओके। नाउ मैम अगर सपोज आपको डायरेक्टर्स या तो आपको एम्प्लॉयज़ को इशू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको है ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ फ्रॉम द मेंबर्स। ऑब्वियसली जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो नोटिस तो देना पड़ेगा। एंड नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। मैम क्यों एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर सपोज मान लो कंपनी लॉ में 2 बिजनेसेस होते हैं। एक बार देख लो क्या होता है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है एंड एक स्पेशल बिजनेस होता है। कंपनी लॉ में है ये ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा होगा? अड्डा, ऐसे याद रखो, अड्डा का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट, सेकंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। सो ये जो 4 है, ठीक है। अड्डा के अलावा कुछ भी होगा, कुछ भी, वो स्पेशल बिजनेस। अड्डा के अलावा कुछ भी, वो स्पेशल बिजनेस। आई होप ये समझा, ठीक है। जब भी आप नोटिस भेजते हो टू डिस्कस ऑर्डिनरी बिजनेस तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
तो यहाँ पे नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको सिर्फ नोटिस भेज देना है कि बॉस हम लोग को ये डिस्कस करना है, बात खत्म हो गई, एक एक लाइन का नोटिस हो जाएगा, बात खत्म हो गई। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। बट जब भी मैं स्पेशल बिजनेस कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ मीटिंग में और उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली आपको मेंबर्स को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है साथ में। क्यों अटैच करना पड़ता है? क्योंकि लॉ बोलता है कि स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। एंड उसके पीछे भी लॉजिक है बेटा। देखो, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, अरे भाई तुम्हारे अकाउंट जब तुम आके अप्रूव नहीं करोगे तो पड़ोसी आके अप्रूव करेंगे, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड? डिविडेंड तुमको मिलने वाला है, हमको तो नहीं मिलने वाला है। तुम डिविडेंड अप्रूव नहीं करोगे तो फिर कहाँ से मिलेगा तुमको? डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली तुम आके काम नहीं करने वाले हो, डायरेक्टर्स आके काम करने वाले तुम्हारे बिहाफ पे, तो तुम डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करोगे तो कौन करेगा? एंड तुम आके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करने वाले, ऑडिटर्स चेक करने वाले हैं, तो ऑडिटर्स को तुम अपॉइंट नहीं करोगे तो क्या होगा? तो इन शॉर्ट ये सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। बट इसके अलावा जो भी बिजनेस होता है ना, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मेंबर्स को, बस ये करना क्यों है। जैसे चेंज ऑफ नेम, स्पेशल बिजनेस हुआ, देखो क्यों स्पेशल बिजनेस बेटा अड्डा में नहीं आता है, इसके लिए वो स्पेशल बिजनेस हुआ। ठीक है, अगर अड्डा में नहीं आएगा तो वो स्पेशल बिजनेस होगा, इतना याद रखो। तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बॉस अभी आपका कंपनी का नाम प्रकाश लिमिटेड है, अभी आपको सनलाइट लिमिटेड क्यों करना है? तो दो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बॉस हम इंटरनेशनल जाएंगे, अगर इंटरनेशनल में प्रकाश वर्ड अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए हम लोगों ने सनलाइट लिमिटेड कर दिया। वॉट एवर मे बी द रीज़न। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ करना है, क्यों ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ करना है? क्योंकि मेरे को फैक्ट्री स्टार्ट करना है सिलवास में, तो मुझे और फंड्स की ज़रूरत है, इसके लिए मैं ऑथराइज कैपिटल रेज कर रही हूँ। तो इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना कंपलसरी है इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल बिजनेस इन द मीटिंग। ओके, सो अभी चलो कम टू द स्वेट इक्विटी शेयर का पार्ट। स्वेट इक्विटी शेयर में आप डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ को देते हो, तो पहले तो सोचो इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस? ऑब्वियसली मैम अड्डा में नहीं आता ना, तो स्पेशल बिजनेस है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए, करेक्ट। अभी ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए वो मैं आऊँगी, वो टाइम आएगा तभी मैं आऊँगी। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस के साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ता है। आई होप क्लियर हुआ, डन, ओके। सो वापस बोल रही हूँ, प्रमोटर्स को अगर इश्यू करना है तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, और डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ को इश्यू करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। ओके, समझा मैम? चलो अभी आगे बढ़ते हैं विथ वन मोर पॉइंट। सपोज तुमको अगर अनुपम एंड किरण वाला एग्जाम्पल याद है, ठीक है, एक ही लिखती हूँ, अनुपम एंड किरण। उन लोगों ने मुझे, पता है तुम लोग को याद है, उन लोगों ने मुझे रिसर्च पेपर दिया था, ठीक है, मेडिसिन्स का, उन लोगों ने कैंसर का मेडिसिन बनाया, तो कैंसर के मेडिसिन्स के रिसर्च पेपर्स उन लोगों ने मुझे दिए थे। मतलब इन शॉर्ट इन लोगों ने मुझे बोला था बस आप पेटेंट करा लो। आई होप पता है तुम लोग को व्हाट इज़ पेटेंट है, आप पेटेंट करा लो। ओके, तो मैं पेटेंट करके ऑब्वियसली मुझे बैलेंस शीट में एंट्री तो पास करना पड़ेगा ना, तो मुझे वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट तो कराना पड़ेगा। तो जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो कोई एम्प्लॉय देता है तो आपको उसका वैल्यूएशन कराना पड़ता है। तो वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है।
सो वैल्यूएशन करोगे तो ही पता चलेगा ना पेटेंट का वैल्यू कितना है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो मुझे तभी पता चलेगा कि बॉस मुझे अनुपम और किरण को कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू करने हैं। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर का भी एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसमें ना बहुत इजी है, कैसे याद रखोगे, हार्डली 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है, 3 पॉइंट्स, हार्डली 3 पॉइंट्स याद रखना। पहले तो वैल्यूएशन कौन करता है, हु डज द वैल्यूएशन? ऑब्वियसली मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखने का, द कंपनी हैज़ टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर, ठीक है। अभी व्हाट डू एक्सपेक्ट, मर्चेंट बैंकर को क्या सब आता होगा? डॉक्टर है क्या वो कि उसको मेडिसिन कैसे कैलकुलेट करने का, उसका पेटेंट कितना है, उसका वैल्यू कितना है, मार्केट में जाएगा तो कितना पैसा कमा के लेके आएगा? ऑब्वियसली इतना सब तो नहीं पता चलेगा उसको। तो मर्चेंट बैंकर चाहे तो इफ़ ही विश टू डू सो दे कैन अपॉइंट एक्सपर्ट्स, they can also appoint experts or they can take the help of the expert। अगर सपोज मान लो अपॉइंट नहीं लिखना है, यू कैन राइट दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, किसी का हेल्प ले सकते हैं। किसका हेल्प ले सकते हैं? ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स का हेल्प ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स का हेल्प ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, हु डज वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर, दैट इज मर्चेंट बैंकर। सेकेंड पॉइंट, एंड मर्चेंट बैंकर चाहे तो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स का हेल्प ले सकते हैं। एंड थर्ड, ऑब्वियसली मर्चेंट बैंकर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाता है, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट शुड बी सर्टिफाइड, ठीक है, सर्टिफाई करेगा। कौन सर्टिफाई करेगा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी सेक्रेटरी नहीं आएगा इधर, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। सो अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है, और लॉ देखा जाए तो ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके लिए इट इज़ बीन सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सो 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट, हु डज, मर्चेंट बैंकर। सेकेंड, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। एंड थर्ड, द वैल्यूएशन रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट saying that this valuation is done as per the relevant accounting standard. I hope these points are very clear to you, ठीक है। So now once again we'll see in notes कि कितना हुआ है अपना। देखो मेरा यहाँ हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन पार्ट में मेरा डेफिनेशन का जो पार्ट था बेटा, एक मिनट, मेरा डेफिनेशन का पार्ट था वो हो गया। सेक्शन 288 मैंने सिखा दिया तुम लोग को, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है इट इज़ नथिंग बट, ये डेफिनेशन को मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में किया है। सिंपल लैंग्वेज में वही चीज़ लिखा हुआ है बट घुमा फिरा के वेरी सिंपल लैंग्वेज में नीचे ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद कंपनीज एक्ट करेंगे बाद में, रुक जाओ, लास्ट में करेंगे कंपनीज एक्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इधर आते हैं, एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको सिखा दिया, इट इज़ एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी। नॉन एप्लीकेबिलिटी में आप अनलिस्टेड कंपनी लिखोगे, एंड अगर प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी आईसीडीआर के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। ओके, फिर मैंने ये बोला स्वेट इक्विटी शेयर्स में बी इश्यू टू द एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स, ठीक है। ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, दैट इज सेक्शन 54 वाला ऑफ कंपनीज एक्ट। प्लस अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने ये भी बोला कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड दिस पॉइंट्स 1 से लेके 9 तक के जो भी पॉइंट्स है, दिस आर कंटेंट ऑफ द नोटिस।
So this is nothing but कंटेंट ऑफ नोटिस. ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए तो बाजू में इधर लिख दो ताकि तुमको याद रहे. इट इज़ नथिंग बट कंटेंट ऑफ द नोटिस. ठीक है, इट इज़ नथिंग बट कंटेंट ऑफ द नोटिस. आई होप ये समझा. ये लास्ट में करेंगे हम लोग, लास्ट में. ठीक है, अभी उसके बाद इशू अ स्वेट इक्विटी शेयर टू प्रमोटर्स, ये भी मैंने कराया. ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने का बोला था. फर्स्ट मैंने बोला सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. सेकेंड मैंने बोला था फर्दर द प्रमोटर्स टू हुम द स्वेट इक्विटी शेयर. ऑब्वियसली वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. जब भी वो लोग रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. जो प्रमोटर्स को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने वाले हो वो रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. उसके पीछे भी लॉजिक है बॉस. उनका तो ओपिनियन बायस्ड ही होगा. वो तो हाई बोलेंगे, कभी तो ना बोलेंगे नहीं. इसके लिए सपोज फॉर एग्जाम्पल अनुपम नहीं अनुपम एग्जाम्पल लेते हो, वो तो एम्प्लॉई था ना. दूसरा एग्जाम्पल लेते हो, अक्षय इज़ अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो अगर अक्षय को शेयर्स इशू करना है तो अक्षय विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन बिकॉज ही इज़ अ प्रमोटर जिनको शेयर्स इशू करना है. तो देखो वो लिखा है फर्दर द प्रमोटर टू हुम द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर प्रपोज टू बी इशू शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच रेजोल्यूशन. ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. लॉजिक एक, क्योंकि उनका ओपिनियन बायस्ड होता है. एंड अ सेपरेट रेजोल्यूशन शैल बी पास, ये भी मैंने कराया. सेपरेट रेजोल्यूशन शैल बी पास फॉर ईच ट्रांजेक्शंस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. सच रेजोल्यूशन शैल बी वैलिड फॉर नॉट मोर देन 12 months. ये भी बोल दिया फ्रॉम पासिंग द रेजोल्यूशन. सो फॉर पर्पस ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए. ये भी बोला क्योंकि वो स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो अटैच होना ही चाहिए. ओके ओके. प्राइजिंग रुक जाओ, मैं कराती हूँ प्राइजिंग वाला पार्ट. जितना पहले हो गया वो देख लेते हैं. वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, मैंने बोला इसमें सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला है कि ऑब्वियसली जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या तो टेक्निकल नो हाउ है उसके लिए शुड बी कैरिड आउट बाय अ मर्चेंट बैंकर. सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर. बट मर्चेंट बैंकर मे कंसल्ट, आया मे कंसल्ट मतलब मे टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड वैल्यूअर्स अगर उनको ऐसा लगता है तो. ठीक है, क्योंकि उनका इंडस्ट्री नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट्स एंड वैल्यूअर्स के हेल्प ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. और जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनता है वो एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो कंपनी से रिलेटेड ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे हस्बैंड की कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो रहा है तो मैं नहीं साइन कर सकती हूँ. मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन बायस्ड होगा. आई एम रिलेटेड टू माई हस्बैंड एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की कंपनी है तो मेरा ओपिनियन बायस्ड हो जाएगा, तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ. सो इट इज़ क्लियरली रिटर्न, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट कि क्या लिखा होता है वो सर्टिफिकेट में दैट द वैल्यूएशन इज डन एज पर द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. आई होप ये क्लियर हो गया. ठीक है, सो यहाँ से मेरा अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से बाकी है. क्लियर? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. एक बार इधर मैंने प्रमोटर्स वाला करा दिया, वैल्यूएशन मैंने करा दिया. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अभी बच्चे लोग अगर सपोज मान लो कैश में इशू किया है स्वेट इक्विटी शेयर तो बहुत इजी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा इजी है. मतलब कैसे एंट्री करोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज कमिंग इन, सो कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, चलो मान लो 70 में इशू किया, 70 में इशू किया. ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर का एक्चुअल वैल्यूएशन 90 है, फिर भी मैंने 70 में इशू किया तो ऑब्वियसली मैंने डिस्काउंट दिया.
तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। 20 टू स्वेट इक्विटी शेयर आएगा, दैट इज 90। वेरी सिंपल। अगर कैश में है तो, बट मैम अगर कैश में नहीं दिया है, मतलब इन लोगों ने जो डायरेक्टर है, एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों ने कैश पे किया ही नहीं है। आपने जैसे अनुपम और इसका एग्जाम्पल दिया था ना हम लोग को कि किरण का, कि बॉस उसमें उसने रिसर्च पेपर दिए, तो क्या? तो वेरी सिंपल, मतलब तुम मेरे को पूछ रहे हो कि मैम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अदर देन कैश का क्या होगा? करेक्ट, करेक्ट। तो वही तो लिखना है हमको, अदर देन कैश, मतलब नॉन कैश का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है हमको। कैश का तो करना ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ईजी है, तो वो तो किसी को भी आएगा। तो कैश का तो है ही नहीं, करना ही नहीं है, लिखना भी नॉन कैश का है तुमको। लेट्स स्टार्ट। नॉन कैश का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो। वेयर स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन, ठीक है। सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देख, कैश का कैसा था मैम? कैश का तो ऐसा था, कैश टू स्वेट इक्विटी शेयर। ऑब्वियसली डिस्काउंट मैंने इग्नोर किया अभी। कैश टू स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। तो कैश की जगह पे स्वेट इक्विटी शेयर ना, ये तो सेम रहेगा टू स्वेट इक्विटी शेयर, क्योंकि मैंने स्वेट इक्विटी शेयर। बट कैश की जगह पे ऑब्वियसली उन लोगों ने मुझे रिसर्च पेपर दिए, मैंने पेटेंट कराया, तो इंस्टेड ऑफ कैश मैं असेट अकाउंट को डेबिट करूँगी, सिंपल। तो इंस्टेड ऑफ कैश मैं असेट्स में डेबिट करूँगी, असेट टू स्वेट इक्विटी शेयर। ऑब्वियसली ये कौन सा? पेटेंट वाला एग्जाम्पल, सिंपल। सो देखो क्या लिखा है, वेयर द नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स अ फॉर्म ऑफ depreciable and amortized. Depreciation word is used for tangible assets, ठीक है, tangible assets, and amortize is a word used for intangible assets, ठीक है। It shall be carried to the balance sheet of the company. मैंने बोला ना बैलेंस शीट में कर दो, पेटेंट को डेबिट करो। सपोज 5 लाख का वैल्यूएशन किया हम लोगों ने पेटेंट का, टू 5 लाख स्वेट इक्विटी शेयर। आई होप आई एम क्लियर, ओके। अभी कभी कभी ये एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? अनुपम एंड किरण वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सुशांत एंड रिया, सुशांत एंड रिया वाला, इन दोनों ने मेरे को ऐसा कोई आइटम दिया जिसका वैल्यू एडिशन किया मेरे कंपनी में, नो डाउट अबाउट इट, बट जिसका बेनिफिट जो है ना बेटा सिर्फ 1 ही साल रहेगा मेरे पास। मतलब उसका वो ऐसा कुछ आइटम नहीं दिया। अभी देखो अनुपम और किरण ने तो ऐसा आइटम दिया जिसका बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग है, 3 years, 5 years, 10 years ऐसा हो सकता है ना, बराबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने इसके लिए उसको बैलेंस शीट में लिया। बट जब ये सुशांत एंड रिया ने मुझे बेनिफिट दिया ओनली फॉर दैट 1 year एंड विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड टू माई कंपनी ओनली फॉर 1 year, उसके बाद बेनिफिट होगा ही नहीं, मतलब देर इज़ नो प्रोलॉन्ग बेनिफिट, करेक्ट। तो मैं ऑब्वियसली असेट साइड तो लेके नहीं जा सकती उसको, मुझे पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट करो एंड स्वेट इक्विटी को क्रेडिट करो, सिंपल। इन एनी अदर केस मतलब अगर वो बैलेंस शीट आइटम नहीं है तो इन एनी अदर केस इट शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस एंड कैन बी अकॉर्डिंगली विल बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो एक बार नोट्स में सेम लिखा है बट थोड़ा वर्डिंग का डिफरेंस है। देखो क्या लिखा है, व्हेन द नॉन कैश कंसिडरेशंस टेक द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएबल, ये तो सेम ही है, सेम, इट शुड बी कैरिड टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये एडिशन इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिंपल।
वेयर द अबाव क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब अगर सपोज बैलेंस शीट आइटम नहीं है, अगर सपोज ये बैलेंस शीट आइटम नहीं है तो इट शैल बी एक्सपेंस्ड। एक्सपेंस का मतलब ऑब्वियसली मैम P&L, एक्सपेंस का मतलब P&L एज प्रोवाइडेड इन द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं विथ सीलिंग ऑन मैनेजरल रेम्युनरेशंस, ठीक है गाइज। उसके पहले देखो एक क्वेश्चन आया था, जेल लिमिटेड हैज़ इशूड स्वेट इक्विटी शेयर फॉर अ नॉन कैश कंसिडरेशन, व्हाट आर पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। ऊपर के 2 पॉइंट्स 4 मार्क्स, बोनस मार्क्स गाइज 2 पॉइंट्स 4 मार्क्स ना। ओके, हाँ, प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस एक बार पढ़ लेना। बस उसमें सिर्फ इतना लिखा है, ऑडिटर ने जो सर्टिफिकेट इशू किया होगा, ऑडिटर एक सर्टिफिकेट इशू करता है। ऑडिटर मतलब ऑब्वियसली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं उन लोगों ने एक सर्टिफिकेट इशू किया होगा दैट कंपनी हैज़ कंप्लाइड विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द स्वेट इक्विटी शेयर्स, प्लस द कंपनी हैज़ पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर इशूइंग द स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब इन शॉर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है ना, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट देता है कि बॉस कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किए, बस, ठीक है। सो अगर मैं बोल रही हूँ कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किए हैं, ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सिर्फ सर्टिफिकेट आपको जनरल मीटिंग में रखना है, ठीक है, मेंबर्स के सामने रखना है, मेंबर्स को दिखाना है कि बॉस देखो सीए हमारा सीए है ना, वो बोल रहा है कि हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किए। तो देख ले, एक बार पढ़ ले। इन अ जनरल मीटिंग सब्सिक्वेंट टू द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब आफ्टर इक्विटी शेयर्स आर बीइंग इशूड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ टू प्लेस बिफोर द शेयर होल्डर्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर्स, और उसमें क्या लिखा होगा, that the sweat equity share has been made according to the regulations and in accordance the resolutions has also been passed by the company authorizing, मतलब resolutions भी pass हुए हैं और मैंने sweat equity share accordingly rules and regulations comply करके ही issue किए हैं, ऐसा certificate में लिखा होगा। Done, easy. Now this part is bit tricky, sealing on managerial remuneration. Now, what do you mean by sealing on managerial remuneration? ठीक है, ओके। नाउ सीलिंग ऑन मैनेजरल रेम्युनरेशन, आई होप तुमको कंपनी लॉ का एक प्रोविज़न पता होगा, ठीक है। कंपनी लॉ में कैसा है ना, एक मैनेजरल रेम्युनरेशंस पे सीलिंग लिमिट दिया हुआ है। ऑब्वियसली पूरा एक टेबल है तुम लोग के लिए, बट मुझे वो पूरा टेबल सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर तुम ओवरऑल रेम्युनरेशन बोलो तो ओवरऑल रेम्युनरेशन मैक्सिमम आप मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स को 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये आप रेम्युनरेशन दे सकते हो। किसको? मैनेजर्स एंड डायरेक्टर। दिस इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। इसको हम ओवरऑल लिमिट बोलते हैं। उसको हम कौन सा लिमिट बोलते हैं बेटा? ओवरऑल लिमिट बोलते हैं कि बॉस इससे ज़्यादा तो हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर इससे ज़्यादा तो हम आपको रेम्युनरेशन नहीं देंगे। ये लिमिट है जो कंपनी लॉ ने डिसाइड किया। अज्यूम करते हैं मेरा अगर नेट प्रॉफिट 1 लाख है, मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख है, तो अगर मैं 1 लाख का 11% करूँ तो 11,000 हुआ, ठीक है। सो मैं मैनेजर्स एंड डायरेक्टर को 11,000 रुपीज़ से ज़्यादा रेम्युनरेशन नहीं दे सकती। मतलब मेरा मैक्सिमम रेम्युनरेशन मैं दे सकती हूँ सारे मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स को कितना बेटा? 11,000। अच्छा, ओके। सो या आई होप इतना पॉइंट तुमको समझा है। तो यहाँ पे अगर मैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही हूँ, ठीक है, टू एनी डायरेक्टर और मैनेजर को, तो मुझे मैनेजर रेम्युनरेशन का लिमिट ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं ₹11,000
से ज़्यादा के स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकती हूँ, बट कंडीशन, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ही ये सीलिंग ऑन मैनेजर रेम्युनरेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। देखो बीच में मैंने एंड लिखा है इतना बड़ा, और नहीं लिखा है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यू टू द डायरेक्टर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी। मतलब मैम एम्प्लॉय को इश्यू किया है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, करेक्ट, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ यू आर इशूइंग टू डायरेक्टर एंड मैनेजर देन ओनली मैनेजर रेम्युनरेशन पिक्चर में आएगा, लॉजिक है। एम्प्लॉयज़ को तो आप सैलरी देते हो, आप मैनेजर रेम्युनरेशन थोड़ी दोगे, आप समझे कि नहीं? एम्प्लॉयज़ को तो आप सैलरी देते हो। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। तो सीलिंग ऑन मैनेजर रेम्युनरेशन का प्रोविजन कभी एप्लीकेबल होगा व्हेन यू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द डायरेक्टर्स और मैनेजर। लॉजिक मैंने सिखाया बिकॉज इट इज़ अ मैनेजरल रेम्युनरेशन, तो आप एम्प्लॉयज़ को मैनेजरल रेम्युनरेशन नहीं देते हो, आप डायरेक्टर्स एंड मैनेजर को ही मैनेजरल रेम्युनरेशन देते हो। इसके लिए ये प्रोविजन सिर्फ एप्लीकेबल है व्हेन यू आर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर टू द डायरेक्टर्स और मैनेजर। ओके, and they are issued for a non-cash consideration, मतलब कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। अच्छा, तो मैम उन लोगों ने कुछ दिया होगा आपको, नो हाव या ऐसा कुछ दिया होगा ना, मतलब उन लोगों को कैश नहीं दिया, नो हाव दिया होगा। हाँ करेक्ट, नो हाव दिया होगा। तो विच इज़ नॉट फॉर्मिंग द एसेट विच कैन बी कैरी टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मतलब इट शुड नॉट बी एन एसेट फॉर द कंपनी। तो मैम मतलब बैलेंस शीट आइटम नहीं होना चाहिए ना, वही बोल रहे हो ना, बैलेंस शीट आइटम नहीं होना चाहिए, मतलब वो पीएनएल आइटम होना चाहिए। मतलब सेम सुशांत एंड रिया ने मुझे पीएनएल आइटम दिया था, याद आ रहा है? ठीक है, सुशांत एंड रिया ने पीएनएल आइटम दिया था। आई एम अज्यूमिंग सुशांत एंड रिया आर डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ माई कंपनी। सुशांत एंड रिया आर डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ माई कंपनी एंड दे हैव गिवन माई कंपनी अ पीएनएल आइटम, देन ओनली सीलिंग ऑन मैनेजर रेम्युनरेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब मैम आप ऐसा बोल रहे हो अगर एम्प्लॉई है तो ये प्रोविजन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके मैम, डायरेक्टर एंड मैनेजर है एंड उन लोगों ने हमको जो दिया है वो एसेट आइटम है, मतलब बैलेंस शीट आइटम है, तो भी ये प्रोविजन देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मैम अगर डायरेक्टर एंड मैनेजर को आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया एंड उन लोगों ने वो पीएनएल आइटम में डेबिट किया, मतलब एक्सपेंस आउट किया हुआ है, तो ही सीलिंग ऑन मैनेजर रेम्युनरेशन देखना है, अदरवाइज नहीं। आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई होप आई एम वेरी क्लियर। हाँ या ना? ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो देखो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, when sweat equity shares are issued to the directors and manager and they are issued for a non-cash consideration which does not form the part of an asset which have to be carried out to the balance sheet. In short, it is forming the part of P&L. Simple. If it is not forming the part of balance sheet, it is forming the part of P&L. Okay. मैम अभी समझा कभी एप्लीकेबिलिटी देखने का।
मतलब दोनों कंडीशन आप बोल रहे हो कि मैं अगर स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर्स को दे रही हूँ या मैनेजर को दे रही हूँ, ठीक है, डायरेक्टर या मैनेजर को दे रही हूँ, एंड वो P&L आइटम है, तो सीलिंग ऑन मैनेजर रेम्युनरेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। उसका मतलब आप 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा अमाउंट के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब मेरे एग्जाम्पल में सुशांत एंड रिया डायरेक्टर है ऑफ द कंपनी, एंड उन लोगों ने P&L आइटम दिया है कंपनी को, तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ 11,000 के इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख है, तो उसका 11% 11,000 हुआ, तो मैं सुशांत और रिया को सिर्फ और सिर्फ 11,000 के ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं इशू कर सकती हूँ मैं स्वेट इक्विटी शेयर। आई होप समझा। सो प्लीज़ मैनेजरल रेम्युनरेशन का सीलिंग लिमिट ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर इशूइंग द शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, and they have given you some item and you are issuing that for a non-cash consideration, मतलब they have given you some item which is not forming the part of balance sheet, it is forming the part of P&L. I hope I am very clear in this. Okay, so वही लिखा हुआ है, अगर तुम नोट्स में भी देखोगे ना बेटा, वही लिखा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड टू द डायरेक्टर्स और मैनेजर्स एंड दे आर इश्यूड फॉर नॉन कंसिडरेशन, बट इट इज़ नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एसेट। ओके, लॉक इन पीरियड वेरी इजी, आई नीड नॉट एक्सप्लेन ऑल्सो बेटा। लॉक इन पीरियड इज़ 3 years, मतलब आपको जैसे ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, जैसे मैंने अनुपम को अनुपम को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, या तो किरण को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, तो इट शुड बी लॉक्ड इन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मैंने जिस दिन अलॉट किया उस दिन से 3 साल आपको रखना पड़ेगा। आप 3 साल के बाद बेच सकते हो, विद इन 3 years आप बेच नहीं सकते हो, बिकॉज द लॉक इन पीरियड इज हाउ मच ईयर्स बेटा, 3 years। आई होप दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, ठीक है।